मैं बहुत गरीब थी। एक ज्वेलरी शोरूम पर काम करती थी। मैंने कई बार देखा, मेरे मालिक बार बार अपने घर चले जाते थे और जब वापस आते तो उनके चेहरे पर बहुत घबराहट होती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो इतना परेशान रहते थे। एक दिन उन्होंने मेरी शादी अपने बेटे से करा दी। मेरा नाम प्रिया है। मैं एक छोटे से शहर में पैदा हुई थी, लेकिन हालात ने मुझे कुछ बड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे पिता बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए थे। माँ ने लोगों के घर बर्तन मांज मांज कर मुझे पाला था। स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी, क्योंकि माँ को मेरा सहारा चाहिए था। पढ़ाई छूटने के बाद मैंने बहुत जगह नौकरी ढूंढी। कुछ ठिकाना नहीं मिला तो शहर के एक बड़े ज्वेलरी शोरूम में मुझे एक सेल्स गर्ल की नौकरी मिल गई। यहाँ पर हर दिन चमक दमक देखते हुए भी मेरे अंदर सिर्फ खालीपन था। मेरे मालिक का नाम राजेश था। उम्र कोई 60 साल रही होगी। वो हमेशा अपनी बीवी के बारे में शिकायत करते रहते। उनके घर का माहौल भी कुछ ठीक नहीं था, लेकिन वह मेरे साथ बहुत ठीक रहते। मुझे कभी डांटते नहीं थे। एक अजीब बात यह थी कि वह अक्सर शोरूम छोड़कर अपने घर चले जाते थे। दिन में कभी भी जाते वक्त उनका चेहरा उतरा हुआ होता और जब लौटते तो पसीने से तरबतर, जैसे कोई बड़ा तूफान उनके दिल में छुपा हो। कई बार मैं पूछने की कोशिश करती, सब ठीक है ना सर? लेकिन वो बस इतना कहते, कुछ बात नहीं है प्रिया, तुम अपना काम करो। धीरे धीरे मुझे इस बात की आदत सी हो गई थी कि मालिक अचानक चले जाते हैं। पर एक दिन हद हो गई। वह शोरूम से निकले तो पीछे से एक आदमी भी निकला जो शायद किसी से छुपकर उन पर नजर रखे हुए था। मैंने जब उस आदमी को देखा तो वह झट से गायब हो गया। मेरे दिल में सवालों का तूफान मच गया। आखिर राजेश सर के पीछे कौन था? वो इतने घबराए हुए क्यों रहते हैं और मुझसे यह सब क्यों छुपा रहे थे? उसी रात मैंने अपनी माँ से भी यह बात बताई। माँ ने सिर्फ इतना कहा, किसी के घर की बात में मत पड़ना प्रिया, अपने काम से काम रख। माँ सही थी, लेकिन दिल कहाँ मानता था। करीब 4 महीने ऐसे ही बीते। एक दिन अचानक राजेश सर ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। मैं कांपती हुई उनके सामने खड़ी हो गई। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, प्रिया, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मैंने कहा, जी सर। उन्होंने मेरी तरफ देखा, जैसे कोई फैसला बहुत भारी हो। तुम्हारी शादी मैं अपने बेटे से करना चाहता हूँ। मुझे लगा मैं सुनने में गलती कर रही हूँ। मेरी सांस अटक गई क्या? पर क्यों सर? उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया। बस इतना ही बोले, तुम मान जाओ प्रिया, तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा। और हाँ, मेरे बेटे से मिलकर देख लेना, वह बुरा लड़का नहीं है। मेरे लिए यह सदमे जैसा था। मैं गरीब थी और वह अमीर। मैं नौकर थी और वो मालिक। यह रिश्ता कैसा? लेकिन कुछ ही दिनों में मेरी शादी उनके बेटे अमित से हो गई। शादी में ना कोई बड़ी धूमधाम, ना रिश्तेदार बुलाए गए। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। मैंने शादी के मंडप में बैठे बैठे सिर्फ एक ही चीज देखी। राजेश सर बार बार घड़ी देख रहे थे। उनके चेहरे पर पसीना था और वह बार बार किसी से फोन पर बात कर रहे थे। अमित चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में भी कोई खुशी नहीं थी। मैंने उसी पल समझ लिया था, यह शादी कोई आम शादी नहीं है। इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा राज है। शादी के बाद मैं राजेश सर के घर आ गई। अब मैं नौकर नहीं, उनकी बहू थी। पर घर में माहौल बिल्कुल जमा नहीं। सासू माँ मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती थी। अमित भी मुझसे दूर दूर ही रहता। रात में भी अक्सर वह देर से घर लौटता था। एक रात मैंने अमित से पूछ लिया, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? अमित चौंक गया और उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा, पापा ने जो किया वह मेरी मजबूरी थी। प्रिया, मजबूरी कैसी मजबूरी अमित? क्या राज था जो सब मुझसे छुपा रहे थे? शादी के कुछ दिन बाद ही मैंने महसूस किया कि इस घर में कुछ तो बहुत अजीब है। रात के सन्नाटे में कभी दरवाजे पर दस्तक होती थी तो कभी फोन की घंटी बजती थी, लेकिन कोई जवाब नहीं देता था कि कौन है। एक रात मैं पानी पीने किचन में गई थी। तभी मैंने देखा अमित चुपके से बाहर जा रहा था। मैंने आवाज दी, अमित, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तो वह ठिठक गया। मुझे देखकर उसके चेहरे पर घबराहट फैल गई। उसने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, तुम अंदर जाओ प्रिया, मैं बस थोड़ी देर में आता हूं। पर मैं जान गई थी कि कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। अगले दिन मैंने पूरे घर को बहुत ध्यान से देखना शुरू किया।
तभी मेरी नजर ऊपर वाले पुराने कमरे पर पड़ी जो हमेशा ही बंद रहता था। मैंने सासू माँ से पूछा, माँ जी, वो कमरा बंद क्यों रहता है? ये सुनकर वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। तुम्हें उससे मतलब क्यों है प्रिया? अपने कमरे में रहो, खाना बनाओ, घर संभालो, बस। उनका वो गुस्सा मुझे और बेचैन कर गया। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या था? मेरी सास हमेशा चुप रहती थी, न मुझसे बात करती, न अमित से ज्यादा बोलती। एक दिन मैंने हिम्मत करके उनके कमरे में जाकर पूछ लिया, माँ जी, आप मुझसे नाराज हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में डर और नफरत दोनों झलक रहे थे। वह बस इतना बोली, जिस दिन इस घर का सच तुम्हारे सामने आएगा, तुम खुद हमसे दूर चली जाओगी प्रिया। मुझे काटो तो खून नहीं। आखिर क्या सच था? मैं खुद अपनी शादी के फैसले से डरने लगी थी। एक दिन अमित ऑफिस गया था और सासू माँ मंदिर गई थी। घर में बस मैं ही थी। मैंने मौका देखकर उस बंद कमरे की चाबी ढूंढी। ड्रॉर में एक पुराना गुच्छा मिला जिसमें वही चाबी थी। मैं धीरे धीरे दरवाजा खोलकर अंदर गई। कमरे में बहुत पुरानी चीजें थीं। एक लोहे की अलमारी, पुराने बक्से और दीवार पर एक फोटो, राजेश सर और उनके छोटे भाई की। मैंने अलमारी खोली तो उसमें एक फाइल रखी थी। उस पर लिखा था अमानत। मैंने कांपते हाथों से वह फाइल खोली। उसमें कुछ जमीन के कागज, कुछ पुराने गहनों की रसीदें और एक वसीयत थी जिस पर राजेश सर के छोटे भाई का नाम लिखा था। मैंने पढ़ा, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो मेरी सारी संपत्ति मेरे बेटे के नाम होगी। पर राजेश सर के छोटे भाई थे कहाँ? अमित तो राजेश सर का बेटा था। फिर ये वसीयत किसके लिए थी? क्या कोई और बेटा था? उसी रात मैंने अमित से पूछा, तुम्हारे चाचा जी कहाँ हैं? अमित का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें नम थीं। प्रिया, तुमने वो कमरा खोला? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो फूट पड़ा। उस कमरे में जो छुपा है, वो अगर बाहर आ गया तो पापा जेल चले जाएंगे। तुम्हें इस घर से दूर कर देंगे सब लोग। प्रिया, प्लीज इस रात को मत कुरेदो। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी जिज्ञासा एक आग बन चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद मैंने फिर उसी कमरे में जाकर वो फाइल अच्छे से पढ़नी शुरू की। उसमें एक और खत जिसमें लिखा था कि राजेश सर के छोटे भाई ने उनसे बहुत पहले कर्जा लिया था और वह अब उनका हिस्सा मांगने वाला था। पर एक रात वह अचानक गायब हो गया। पुलिस ने बहुत ढूंढा पर उनका कोई सुराग नहीं मिला। बस आखिरी जगह वही थी, यह घर जिसमें मैं बहू बनकर आई थी। मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। क्या राजेश सर ने अपने भाई को? मैंने अमित को सब बताया। वो बुरी तरह से रो पड़ा। उसने बताया, पापा ने मुझे मजबूर किया कि मैं तुमसे शादी करूं क्योंकि तुम इस घर में रहती थी। तुम्हें सब पता चल सकता था। पापा चाहते थे तुम परिवार का हिस्सा बन जाओ ताकि अगर कभी कोई मामला बाहर जाए तो तुम हमारे खिलाफ ना जाओ। मुझे लगा जैसे मेरा पूरा जीवन एक झूठ पर खड़ा है। मैं रोती रही और अमित मुझे चुप कराता रहा। पर सच तो यह था कि मैं अब एक राजदार बन चुकी थी। एक ऐसा राज जिसका रिश्ता मेरे पति के पिता के साथ था। मैंने सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने कहा, प्रिया, सच चाहे जितना बड़ा हो, एक दिन बाहर जरूर आता है। तुम्हें अब डरना नहीं है। तुम्हारा पति बेकसूर है तो वह तुम्हारे साथ रहेगा। पर सच छुपाना भी पाप है। माँ की बातों ने मुझे हिम्मत दी। मैंने ठान लिया, मैं यह रात छुपाकर नहीं रखूंगी। अगली सुबह ही पुलिस हमारे घर आई। किसी ने गुमनाम चिट्ठी भेजी थी जिसमें राजेश सर के छोटे भाई की गुमशुदगी और शक की बातें थीं। राजेश सर के चेहरे पर फिर वही पसीना लौट आया, लेकिन इस बार वह मुझे घूर रहे थे, जैसे पूछ रहे हो, तुमने यह सब किया? मैंने कुछ नहीं कहा। पुलिस पूरे घर की तलाशी लेने लगी। पुलिस घर के हर कोने की तलाशी लेने लगी। पुराने कमरे में जब वो लोग गए तो मैंने देखा राजेश सर की सांसें फूली हुई थी। उनके माथे पर पसीना बह रहा था। पुलिस को वह वसीयत मिली। कुछ पुराने कपड़े मिले और अलमारी के पीछे दीवार में एक संदिग्ध दरार नजर आई। पुलिस अधिकारी ने दीवार पर हाथ मारा। अंदर से खोखली आवाज आई। उसी वक्त उन्होंने मजदूर बुलवाकर दीवार तोड़वाना शुरू कर दिया। मैं और अमित एक कोने में खड़े थे। मेरी सासू माँ हनुमान चालीसा पढ़ती जा रही थी, जैसे उन्हें अपने किए पर पश्चाताप हो। दीवार टूटने पर अंदर एक लोहे का बक्सा निकला जो जंग खाया हुआ था। पुलिस ने उसे खोला तो उसमें कपड़ों के साथ एक पुरानी हड्डियों की गठरी
और एक पुरानी सोने की चैन थी। राजेश सर जमीन पर बैठ गए। उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अमित ने मेरी तरफ देखा। उसके आंसू बह रहे थे। पुलिस ने साफ कहा, यह मानव अवशेष है। यह आपके लापता भाई के हो सकते हैं। हमें डीएनए टेस्ट करवाना होगा। रातों रात राजेश सर को हिरासत में ले लिया गया। मोहल्ले भर में सनसनी मच गई। जो आदमी सबकी मदद करता था, जो दानदाता कहलाता था, वह अपने ही भाई के कत्ल के आरोप में पकड़ा गया था। जेल जाने से कुछ दिन पहले ही राजेश सर एक रात प्रिया के कमरे के बाहर खड़े थे। प्रिया ने दरवाजा खोला तो घबराकर पीछे हट गई। राजेश सर ने कांपती आवाज में कहा, प्रिया, मैंने तुझे अपनी बहू बनाया क्योंकि मुझे लगा तू इस घर का सच कभी बाहर नहीं जाने देगी, पर तूने तो वो कर दिया जो मेरा बेटा भी नहीं कर पाया। प्रिया ने भीगी आंखों से कहा, अगर झूठ को छुपाकर ही बहू बनना था तो मैं नौकरानी ही ठीक थी सर। वो पहली बार प्रिया को देखकर फूट फूट कर रोए। प्रिया के आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अमित टूट चुका था। उसने मेरे सामने सिर रखकर कहा, मैंने कभी पापा को ऐसा नहीं समझा था। प्रिया, मैं क्या करूं? मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। तुमने कुछ नहीं किया अमित, लेकिन सच का साथ तुम्हें देना ही होगा। यही हमारे रिश्ते की बुनियाद है। उसी रात मुझे अलमारी में राजेश सर की डायरी मिली, जिसे शायद वो भूल गए थे। मैंने कांपते हाथों से वो डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, भाई ने मुझे बार बार धमकाया था कि वह सबको बताएगा कि मैंने उसकी जमीन हड़प ली है। अगर वह जमीन वापस नहीं मिलती तो मेरी इज्जत खत्म हो जाती। इसीलिए मैंने उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। प्रिया, इस राज को कभी ना जान पाए, यही बेहतर होगा। मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरा सर भी घूमने लगा। इस डायरी से पूरा सच बाहर था, सबूतों के साथ। अमित ने पुलिस को सब सच बता दिया। उसने डायरी भी सौंप दी। वह अपने पिता से नफरत तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन वह झूठ में जीना नहीं चाहता था। मुझे उस पर गर्व था। मैंने उसके हाथ पकड़े। अब हमारा रिश्ता सच्चाई पर खड़ा होगा। वो झूठ का बोझ था, वो उतर गया। अब राजेश सर को जेल भेज दिया गया। तो मेरी सासू माँ मेरे पैरों में गिर पड़ी। वो बोली, बेटी, मुझे माफ कर देना। मैं सब जानती थी, पर कुछ कर नहीं पाई। मैं कमजोर पड़ गई थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा। आपने सच छुपाया, पर अब कुछ नहीं बचा। अब आप मेरी माँ जैसी हैं। इस घर को हमें संभालना है। कई महीने केस चला। कोर्ट में सबूत पक्के थे। राजेश सर को उम्र कैद की सजा हुई। जब कोर्ट में अमित ने अपने ही पिता के खिलाफ गवाही दी थी, तो सुनवाई के बाद वह घंटों तक पार्क में अकेला बैठा रहा। प्रिया उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची। अमित बेंच पर सिर झुकाए बैठा था। प्रिया ने उसका सिर अपनी गोद में रखा। अमित की आवाज टूटी हुई थी, पापा को मैंने ही जेल भेजा। प्रिया, बेटा होकर मैंने यह सब कैसे कर दिया? प्रिया ने उसका सिर थपथपाया। तुमने अपने पिता को जेल नहीं भेजा अमित, तुमने एक झूठ को दफनाया है, और झूठ तो जहर होता है। उसकी गोद में सिर रखे हुए अमित ऐसे रोया जैसे बरसों से सीने में दबा सारा दर्द आज बह गया हो। अमित और मैंने मिलकर ज्वेलरी शोरूम को संभाला। धीरे धीरे मैंने भी काम में हाथ बटाना शुरू किया। लोग कहते थे, यह वही लड़की है जो कभी सेल्स गर्ल थी। आज इस घर की बहू है और सच के लिए लड़ गई। मैं अपने अंदर की ताकत पहचान चुकी थी। अब मुझे किसी सच से डर नहीं लगता था। एक दिन मेरी माँ मेरे घर आई थी। उन्होंने मेरी आंखों में आंसू देखे तो कहा, प्रिया, याद रखना, हालात चाहे जैसे हो, सच का साथ कभी मत छोड़ना। तुम्हारी गरीबी ने तुम्हें मजबूत बनाया और तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें विजय। मैंने माँ को गले लगा लिया। यही मेरी असली जीत थी। आज मेरे पास ज्वेलरी शोरूम है, अमित का साथ है, और हमारे बीच अब कोई झूठ नहीं है। सासू माँ मंदिर जाती थी, गरीबों की मदद करती थी। मैंने सोचा, अगर उस दिन मैं सवाल पूछना छोड़ देती तो शायद आज भी मैं किसी के पाप की चुप गवाह होती। लेकिन मैंने सच को आवाज दी, और वही मेरी ताकत बन गई। राजेश सर को जेल भेजे हुए अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे, लेकिन पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी फैल गई थी। कई पुराने रिश्तेदार ने हमसे मुंह मोड़ लिया। शोरूम पर भी ग्राहक कमाने लगे थे। अमित दिन रात उदास रहने लगा। एक रात मैंने उसे खिड़की पर बैठे देखा। सिगरेट के धुएं में वह अपना सारा दर्द घोल रहा था। मैंने धीरे से उसके हाथ से सिगरेट छीनी। अमित, खुद को यूं मत खत्म करो। जो हुआ वो तुम्हारी वजह से नहीं था। तुमने सच का साथ दिया,
वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत थी। अमित ने पहली बार मेरी आंखों में देखा। उसके अंदर कहीं एक उम्मीद फिर जगी थी। अब शोरूम चलाना सिर्फ अमित का ही नहीं, मेरा भी जिम्मा था। मैंने स्टाफ को इकट्ठा किया, उन लड़कियों को जिनके साथ मैं कभी सेल्स गर्ल थी। मैंने कहा, अब यह शोरूम हमारा घर है। इसे हम सब मिलकर फिर से खड़ा करेंगे। सबके चेहरे पर भरोसा लौटा। उस दिन मुझे लगा, मेरा गरीब होना मेरी कमजोरी नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत था। मुझे पता था गरीबी में कैसे उम्मीद जिंदा रखी जाती है। एक दिन मैं मंदिर गई थी। वहां कुछ औरतें आपस में मुझे देखकर कानाफूसी करने लगी। देखो, यही है वह जिसने अपने ससुर को जेल भिजवाया। मैंने सुना पर कहा कुछ नहीं। मैं भगवान के सामने खड़ी हुई और बस मन ही मन बोली, हे भगवान, मुझे और मजबूत बनाना ताकि कोई सच से डरे नहीं। सासू माँ का दिल टूट चुका था। वो अक्सर घंटों मंदिर में बैठी रहती। एक रात उन्होंने मुझसे कहा, प्रिया, लोग ताने देंगे, पर बेटा तू सच के रास्ते से मत हटना। तूने जो किया वह सही था। मैंने उनका हाथ थाम लिया। अब वो मेरी माँ जी नहीं, सच में मेरी माँ थी। पर सब कुछ आसान कहाँ था। अमित को उसके अपने दोस्तों ने अकेला कर दिया था। जो दोस्त रोज उसके साथ पार्टी करते थे, अब उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। कभी कभी अमित रात में मुझसे लड़ पड़ता। तुम्हारे सच ने सब कुछ छीन लिया प्रिया। अगर हम चुप रहते तो कम से कम इज्जत तो बची रहती। उसके आंसू मेरी जान निकाल देते। मैं रातों में चुपचाप उसके बाल सहलाती रहती, क्योंकि मुझे पता था सच की राह अकेली होती है। लेकिन धीरे धीरे मैंने शोरूम में नई चीजें शुरू की। डिजाइनिंग क्लास, ऑनलाइन ऑर्डर, सोशल मीडिया पर प्रचार। वह सब जो कभी राजेश सर नहीं कर पाए थे। लोग धीरे धीरे लौटने लगे। हमारे गहनों की नई डिजाइन शहर में चर्चा बनने लगी। मैंने अमित से कहा, देखो, सब फिर से संभल सकता है अगर हम हार मानना छोड़ दें। अमित ने मेरी आंखों में देखा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, प्रिया, तुमने सही नाम पाया है। तुम ही मेरा सपना हो जो टूटने नहीं देती। पर मुसीबतें इतनी जल्दी कहाँ जाती हैं। एक रात शोरूम से घर लौटते वक्त मुझे एक अनजान कॉल आया। तुमने जो किया वह ठीक नहीं था। तुमने जो सच खोला उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं कांप गई। मैंने अमित को नहीं बताया। मैं उसे और बोझ नहीं देना चाहती थी। पर अब मुझे पता था, राज चाहे खत्म हुआ हो पर उसकी परछाई अभी भी जिंदा थी। कुछ ही दिनों में पता चला, राजेश सर के पुराने पार्टनर को डर था कि कहीं उसके भी कुछ गुनाह ना खुल जाए। वो हमें धमका रहा था ताकि हम कोर्ट में उसके नाम का जिक्र ना करें। अमित ने कहा, अब बस प्रिया, ये केस फिर नहीं खोलना, हमें अब शांति चाहिए। पर मैं जानती थी अगर ये सबूत मैं नहीं दूंगी तो कोई और परिवार भी बर्बाद होगा। सच फिर से दब जाएगा। मैंने चुपचाप वकील से बात की। पुराने पार्टनर की मिलीभगत के सारे पेपर उसके पास दिए। मैंने अमित को तब तक कुछ नहीं बताया जब तक कोर्ट से समन नहीं आया। अमित बहुत गुस्सा हुआ। तुमने मेरी की बात क्यों नहीं मानी? मैंने कहा, अमित, हम सच के लिए लड़े थे तो फिर अधूरा क्यों छोड़े? अब डरने का कोई मतलब नहीं। अदालत फिर से खुली। इस बार राजेश सर के पार्टनर के खिलाफ गवाही देना आसान नहीं था। कई लोग मुझे धमकाते रहे, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। पर इस बार अमित मेरे साथ खड़ा था। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, अब जो भी होगा हम साथ में लड़ेंगे। सुनवाई के बाद पार्टनर भी पकड़ा गया। कोर्ट ने उसे भी सालों की सजा सुनाई। लोग अब कहने लगे, यह वही प्रिया है जिसने अकेले दो दो शैतानों को अदालत तक पहुंचाया। मैं बस भगवान को देखकर कहती, बस मुझे झूठ के खिलाफ यूं ही मजबूत रखना। अब मैं अकेली नहीं थी। अमित भी मेरा हमसफर बन गया था। हमने शोरूम का नाम बदल दिया। प्रिया ज्वेल्स हर उस लड़की को नौकरी दी जो कभी मुझ जैसी थी, गरीब, बेबस और डरपोक। अब वह बस अपने पैरों पर खड़ी थी। मैंने आखिर में अपनी माँ से कहा, माँ, अब मुझे कोई डर नहीं। मैंने गरीबी से लड़ाई सीखी थी, पर सच ने मुझे जीना सिखाया। समय बीतता गया। कभी कभी अमित प्रिया से दूर होकर अकेले अपने पापा की पुरानी कुर्सी पर बैठ जाता था। उसे लगता था जैसे उसके पापा उसे अब भी देखते हैं। वह बुदबुदाता, पापा, आप सच में गलत थे या हालात ने आपको गलत बनाया? क्या मैं भी एक दिन आप जैसा हो जाऊंगा? प्रिया चुपचाप पीछे खड़ी सुनती रहती, फिर आकर धीरे से उसका कंधा दबाती। अमित, हालात के नहीं, अपने फैसलों के गुलाम होते हैं। तुमने सच को चुना, इसीलिए तुम कभी पापा जैसे नहीं बनोगे।
अदालत के फैसले के कुछ महीने बाद अब जिंदगी थोड़ी सामान्य हुई। भगवान ने हमें एक नई खुशी दी। मैं मां बनने वाली थी। अमित की आंखों में पहली बार मैंने सच्चा सुकून देखा। उसने मेरे माथे को चूमा। प्रिया, इस बच्चे को हम झूठ और डर से दूर रखेंगे। हमारा बच्चा सच और हिम्मत का रास्ता सीखेगा। मैंने भगवान को धन्यवाद कहा। शायद यह मेरी जीत थी या मेरी तपस्या का फल। सासू माँ जी ने अब मैं दिल से माँ कहती थी। मेरे हर छोटे बड़े ख्याल का ख्याल रखती थी। वह कहती, जो बहू कभी नौकरानी थी वही आज इस घर को नई पहचान देने जा रही है। मैंने उनके पैर छुए। माँ, आप ना होती तो मैं इतनी मजबूत नहीं बन पाती। हालांकि सब कुछ सही नहीं था। मोहल्ले के कुछ लोग अब भी ताना देते थे, ये औरत अपने ही घर वालों को जेल पहुंचाने वाली है। कई बार अमित को भी बुरा लगता, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहता। पर अब मैं भी डरने वाली नहीं थी। मैं हर सवाल का जवाब मुस्कान से देती। सच का बोझ नहीं होता, राहत होती है। अब मैंने अपनी कमाई से एक छोटा सा ट्रस्ट शुरू किया, प्रिया सेवा संस्थान, जहां उन औरतों को नौकरी, पढ़ाई और आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग दी जाती, जो घरेलू झूठ और पाप के तले दबा दी जाती हैं। मेरे साथ मेरी माँ, मेरी मांजी और शोरूम की लड़कियां भी जुड़ गईं। एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन यही तो असली बदलाव होता है। अमित अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा था। उसने अपनी पहचान सिर्फ पिता के नाम से हटाकर खुद के दम पर बनाई। शोरूम के डिजाइन अमित के नाम से मशहूर होने लगे। अमित हर प्रेस मीट में कहता, अगर प्रिया ना होती तो मैं आज भी झूठ में जी रहा होता। यह सुनकर मेरे आंसू नहीं रुकते थे। शायद यही सच्चे रिश्ते की असली जीत थी। वह दिन भी आया जब हमारी गोद में एक नन्हा बेटा आया। उसकी पहली किलकारी सुनकर मैंने सोचा, यह बच्चा उस सच की मिसाल बनेगा जिसके लिए मैंने सब कुछ झेला। अमित ने उसका नाम रखा करण। प्रिया की कोख से जन्मा करण उजाले का प्रतीक। एक मां के रूप में मैं पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। अब मेरी जिम्मेदारी सिर्फ अमित या मांझी तक नहीं थी। अब मुझे अपने बेटे के लिए वह दुनिया बनानी थी जहां कोई सपना डर से कुचला ना जाए। मैंने अपनी संस्था में और लड़कियों को नौकरी दी, नर्सरी खुलवाई ताकि उनकी बच्चियां भी पढ़ सकें। एक दिन जेल से राजेश सर की चिट्ठी आई। प्रिया, शायद मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था। तुम्हें अपनी शराफत की आड़ में बांधना चाहता था, पर तुमने मुझे मेरी औकात दिखाई। तुम्हारा बेटा वो इंसान बने जो मैंने बनने नहीं दिया, सच्चा और मजबूत। मुझे माफ कर देना पापा। आंखों में आंसू थे, पर दिल में कोई शिकायत नहीं रही। मैंने उस चिट्ठी को मंदिर में रख दिया। यही मेरी माफी थी। एक दिन करण स्कूल से रोता हुआ आया। पापा, सब मुझे चोर का बेटा कहते हैं। अमित उसे देखकर टूट गया। प्रिया ने करण को सीने से लगाया। बेटा, सच कभी बुरा नहीं होता। लोग उसे समझने में देर लगाते हैं। एक दिन वही बच्चे कहेंगे कि तुम सबसे बड़े बहादुर की औलाद हो। अमित ने प्रिया का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। प्रिया, कभी कभी डर लगता है, कहीं मैं फिर से टूट ना जाऊं। प्रिया ने कहा, तुम्हारा डर ही तुम्हारी ढाल है अमित, बस इससे लड़ना सीखो। मैं एक बार करण को देखकर राजेश सर से मिलने जेल गई। वो बहुत बूढ़े और बीमार हो चुके थे। करण को देखकर उनके होंठ कांपे। उन्होंने धीरे से मेरे बेटे के सिर पर हाथ रखा। इसे कभी झूठ मत सिखाना प्रिया, यह तुम्हारे सच का वारिस है। वह शायद मेरी तरफ देख भी नहीं पाए, पर उनके हाथ कांप रहे थे। इस बीच मेरी अपनी माँ भी बहुत बीमार रहने लगी थी। मैंने उनका इलाज करवाया। एक रात उन्होंने मुझे बुलाया। प्रिया, तू अब मेरी चिंता छोड़। तू अब औरों की माँ है। तूने अपनी गरीबी को हथियार बना लिया। यही मेरी जीत है। अपनी माँ के आखिरी वक्त प्रिया उनके बिस्तर के पास बैठती थी। माँ की सांसें धीमी पड़ रही थी। माँ ने कांपते हाथों से प्रिया की हथेली थामी। मैंने तुझे मजबूत बनाया था प्रिया, पर तू इतनी बड़ी दीवार बन जाएगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। तू हारी नहीं, तू कभी हारना भी मत। माँ ने अपनी सूखी आंखों से आखिरी चमक से प्रिया को देखा और हमेशा के लिए सो गई। प्रिया ने माँ का सिर अपनी गोद में रखकर कहा, माँ, तू हारी नहीं और मैं कभी तुम्हें हारने भी नहीं दूंगी। उस रात प्रिया ने पहली बार बिना आंसू बहाए अपनी माँ को विदा किया। प्रिया ने अपनी माँ की बरसी पर एक मंदिर में व्रत रखा। भगवान,
मुझे कभी इतना अमीर मत बनाना कि मैं झूठ से दोस्ती कर लूं, और इतना गरीब भी मत रखना कि सच बोलने से डर जाऊं। उसने वहीं प्रण लिया कि हर साल वो कम से कम एक गरीब लड़की की पढ़ाई का जिम्मा उठाएगी ताकि सच की फसल मर ना जाए। उसके अंदर एक नई माँ ने जन्म ले लिया था। माँ ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी आखिरी सांस ली थी। मेरी हिम्मत की जड़ें वहीं थी। अब वह तना बन गई थी। प्रिया अक्सर आंगन में अकेले बैठी रहती थी। वो आसमान की तरफ देखती और अपनी माँ से बात कर रही थी। माँ, यह वही घर है जहां मैं एक दिन नौकरानी थी। आज मैं इसकी रक्षक बनी हूं। पर माँ, क्यों लगता है कि सच्चाई के बाद भी सब अधूरा है? कभी वह चुपके से फूट फूट कर रो पड़ती। आंसू उसके अंदर की मजबूती को और ठोस बना जाते। राजेश सर के जेल जाने के बाद कई महीने बीत गए। एक दिन सासू माँ ने प्रिया के पैरों में चुपचाप हल्दी रखी। बेटा, इस हल्दी को पवित्र मानकर इस घर को नया आंगन अब तेरे सच से ही रोशन करेगा। मैंने अपने बेटे के झूठ को छुपाकर पाप किया था। तुझे मेरी माफी कभी मिल सके तो दे देना। प्रिया ने उनके हाथ पकड़ लिए। माँ, झूठ ने इस घर को बांध रखा था, सच ने ही इसे फिर से जोड़ा है। अब मेरी माँ है, अब माफी की कोई दीवार नहीं। दोनों की आंखों से आंसू बहते रहे। वो दिन था जब झूठ की छाया आखिरी बार इस घर से गई। करण बड़ा होने लगा। स्कूल में उससे सब पूछते, तुम्हारी मम्मी ने क्या किया था? करण बड़े गर्व से कहता, मेरी मम्मी ने झूठ से लड़ाई की थी। मैंने उसे हमेशा यही सिखाया, सच अकेला होता है लेकिन उसकी जीत बहुत बड़ी होती है। अब मेरा शोरूम एक बड़ा ब्रांड बन चुका था। प्रिया ज्वेल्स की शाखाएं कई शहरों में खुल चुकी थी। मेरी संस्था हजारों औरतों की आवाज बन गई थी। जो कभी सेल्स गर्ल थी, वह आज समाज की मिसाल बन चुकी थी। एक रात अमित ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, प्रिया, तुमने मुझे भी एक नया सपना दिया। अब मैं अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। यह मेरा तुमसे वादा है। मैंने कहा, हारी लड़ाई झूठ के खिलाफ ही तो थी। अमित, अब तो बस सच ही सच रहेगा। एक रात प्रिया अपने बेटे करण को कहानी सुना रही थी। करण ने अचानक पूछा, माँ, तुम्हारी मम्मा कहाँ गई? प्रिया ने आंसू छुपाते हुए कहा, वो तारा बन गई बेटा। वो ऊपर से मुझे देखती है। जब मैं रोती हूं तो मुझे हिम्मत देती है। करण ने नन्हे हाथों से प्रिया की आंखें पोंछी। तो आप मत रोइए मम्मा, मैं बड़ा होकर आपके तारे को नीचे ले आऊंगा। प्रिया ने बेटे को सीने से लगाकर सोचा, जो सच मैंने बोया था वो अब उम्मीद बनकर फल रहा है। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूं। कर्ण बड़ा हो गया है। मेरी तरह उसने भी अपनी राह चुनी है। वह गरीब लड़कियों को पढ़ाता है, उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़ा होता है। कभी कभी मैं उसे दूर से देखती हूं तो मेरी आंखें भर आती हैं, क्योंकि यही तो मेरा असली सपना था। शोरूम के एक कोने में खड़ी होकर मैं कभी कभी अपने पुराने काउंटर को देखती हूँ, जहां वो पहली बार सेल्स गर्ल बनकर खड़ी हुई थी। वो खुद से बुदबुदाती, काश उस दिन डर जाती तो आज भी किसी के झूठ के नीचे दबी रहती। वह वहां खड़ी रहकर खुद को बार बार याद दिलाती, गरीबी हार नहीं है, झूठ हार है, सच हमेशा जिंदा रहेगा। मैंने अपनी डायरी में लिखा, मैं कभी सिर्फ एक गरीब लड़की थी, जिसने सोने के गहने बेचते बेचते सोने जैसा दिल पाया, जिसने झूठ के खिलाफ खड़े होकर रिश्तों को बचाया, जिसने अपने बेटे को सच की चाबी दी। अब जब कोई मुझसे पूछता है, क्या तुमने सही किया, तो मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, हाँ, मैंने वही किया जो हर सपना को करना चाहिए। झूठ से लड़कर सच को अपना बनाना चाहिए। जब कर्ण अपनी माँ के बनाए स्कूल में पहली बार झूठ के खिलाफ निबंध पढ़ता है तो उसकी आखिरी लाइन होती है, मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया कि झूठ जितना बड़ा हो, सच उससे भी बड़ा होता है, क्योंकि झूठ से दुनिया चल सकती है पर इंसानियत नहीं। पूरा हॉल ताली बजाता है। प्रिया अपनी कुर्सी पर बैठी आंसू पोंछते हुए मुस्कुराती है। उसकी आंखों में उसके पिता, उसकी माँ, अमित, सासू माँ, सबके चेहरे एक साथ तैर जाते हैं। वो खुद से कहती है, अब कोई कर्ज नहीं बचा, अब सिर्फ सच ही है और मेरा सपना पूरा है। एक दिन प्रिया अपने बेटे के साथ उसी पुराने कमरे में जाती है जहां से सच खुला था। वह दीवार पर हाथ फेर कर कहती है, यही वह सच छुपा हुआ था जिसने मुझे बर्बाद भी किया और मुझे फिर नया बना भी दिया। वो वहां एक दीपक जलाती है। अब यहाँ कोई झूठ नहीं रहेगा, बस रोशनी रहेगी। करण उसकी हथेली पकड़कर कहता है, मम्मा,
सच कभी नहीं मरेगा ना। प्रिया की आंखों में आंसू और मुस्कान एक साथ तैरते हैं। ना बेटा, सच कभी नहीं मरता, बस चुप हो जाता है और जब कोई हिम्मत करता है तो फिर से बोल उठता है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।